हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 5th क्लास ईवीएस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, दो सेट है जो कि रीजनल ऑफिस ने भेजे हैं टीचर्स को कि किस तरीके का पेपर प्रिपेयर करना है। दोनों सेट में आपको कराऊंगी। ये सैम्पल पेपर 1 है, इसके बाद 2 भी इसके बाद कॉन्टिन्यूएशन में होगा। इस बार क्योंकि चेंजेस काफ़ी हुए हैं, पिछली बार तक पेपर अलग तरीके से आता था, 80 मार्क्स का बनता था। वैसे वो भी पेपर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया होगा पेपर का पैटर्न और आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। कितनी प्रिपरेशन है वो तो यहाँ पर पता लगी जाएगी। देखिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। ओरल टेस्ट के बारे में मैं बता दूं, क्योंकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ और बच्चे कमेंट अभी भी कर रहे हैं कि ओरल टेस्ट की प्रिपरेशन करा दो मैडम। उसके लिए जब आपका पेपर हो उससे पहले जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनकी वर्कशीट या क्विज वाली वीडियोज़ आप सब देख लीजिए। आई थिंक ईवीएस में क्योंकि चैप्टर्स थोड़े से ज़्यादा है, मैक्सिमम आपको 3 घंटे लगेंगे पूरे उसके रिवीजन में, और फ्रेशली आपको ओरल टेस्ट के टाइम सभी टॉपिक्स याद भी रहेंगे। ओके, तो उसके लिए आप ये करिएगा। बाकी हम अभी देख ही रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, चाहे सैम्पल पेपर है चाहे जो भी है, वो मैं अपडेट आपको उसके हिसाब से करती रहूँगी। ओके, पहला क्वेश्चन आपको ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ईवीएस में पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली 2 कॉम्पिटेंसी में ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन में पिक्चर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर, पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है। लेडीज आर स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग क्यू। लेडीज जो है लंबी लाइन में खड़ी हुई है टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिता रही है, गप कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी बहुत परेशान है यहाँ पर। लेडीज आर स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग क्यू वेटिंग फॉर देयर टर्न टू फिल वाटर। अपने टर्न की वेट करिए, कब हमारा टर्न आएगा और हम पानी भरेंगे। लेडीज आर सेलिब्रेटिंग सम वाटर रिलेटेड फेस्टिवल। वाटर रिलेटेड फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए। फिर ऑल ऑफ दिस, ये चैप्टर आई थिंक नंदिता वाले से लिया गया है पिक्चर, सॉरी ये वाली, जहाँ पर कि एक ही वाटर टैप होता है जिसमें कि सभी लेडीज़ बहुत जल्दी सुबह उठ के लाइन में खड़ी हो जाती है ताकि पूरे दिन के लिए वो वाटर फेच कर सके, पानी को भर के ला सके। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स विच पिक्चर। ओके, ये मिसप्रिंट हो गया लग रहा है। पिक्चर आपको दी नहीं है और कहा है कि इस पिक्चर में क्या था यहाँ पर। अब हम नहीं जानते क्या था, लेकिन जो ऑप्शन है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। वाटर क्राइसिस मतलब होता है पानी की कमी। अब पानी की कमी में हो सकता है पिक्चर में आपको एक सूखी ज़मीन दिखा दे जिसके ऊपर एक किसान बैठा हुआ परेशान है, बारिश नहीं हुई है, या फिर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, है ना, बच्चे बॉटल लेके खड़े हुए हैं। ऐसा कोई पिक्चर अगर होगी तो वो वाटर क्राइसिस की होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक घर बना होगा, उसके ऊपर एक जो है पानी इकट्ठा करने के लिए कुछ लगाया हुआ होगा, वहाँ से पाइप से उसको ज्वाइन करके धरती के नीचे एक टैंक जैसा बनाकर उसमें पानी को स्टोरेज के लिए बनाया होगा। अगर ऐसी कोई पिक्चर है तो फिर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की होगी। वाटर मैनेजमेंट में कोई बच्चा जब ब्रश कर रहा है तो नल बंद है, वो बकेट यूज़ कर रहा है ना, वाटर रीयूज़ हो रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो वाटर मैनेजमेंट की होगी। वाटर फेस्टिवल, अगर कुंभ वगैरह का कोई पिक्चर है जहाँ पर लोग नहा रहे हैं रिवर में या फिर कुछ ऐसा है, तो वो वाटर फेस्टिवल की होगी। अब जो भी पिक्चर यहाँ होगी मैंने आपको चारों बता दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर देंगे। आगे आता है आइडेंटिफिकेशन में, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द पेयर विच इज नॉट मैच्ड करेक्टली। साइना नेहवाल बैडमिंटन से है, बिल्कुल सही है। सानिया मिर्जा क्रिकेट से है, बिल्कुल गलत है। ये है टेनिस से। कई बार सानिया मिर्जा में बैडमिंटन देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको लगता है वो सही है। टेनिस और बैडमिंटन बहुत अलग होता है। टेनिस बॉल से खेलते हो, बैडमिंटन में तो आप जानते हैं शटलकॉक जो होती है आपकी। मैरी कॉम ये आपकी बॉक्सिंग से है, गीता फोगाट रेसलिंग से ही है। आगे आते हैं पीपल, यानी कि इसमें ऑप्शन आपका बी करेक्ट है क्योंकि बी गलत है। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स। जो लोग कम से कम 25 साल से फॉरेस्ट में रह रहे हैं, हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड, उनका वहाँ की ज़मीन पर पूरा अधिकार है। एंड व्हाट इज ग्रोइंग ऑन इट, और जो वहाँ पर उग रहा है उस पर भी। ये स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग कही गई है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, हुज फॉरेस्ट से है, और मैंने आपको कहा भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली मैंने देखा है कि ये एग्जाम में आता है 5th क्लास के। कई बार पूछ लेते हैं कितने सालों के लिए कहा है, कई बार ये लॉ देके आपको नाम देके पूछ लेते हैं, इसको स्टेट करिए कि ये क्या कहता है। इस बार तो क्वेश्चन ही अलग है, आपको पूरा लॉ दे दिया और कहा है कि ये किस लॉ में कहा गया है। आरटी कहती है कि हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार है 6 to 14 ईयर्स, कि आप उसको काम नहीं करा सकते। राइट टू लिव कहता है हर किसी को जीने का अधिकार है, उसको आप नहीं छीन सकते। राइट टू इन्फॉर्मेशन कहता है आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं आरटीआई डाल के। और राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कहता है ये बात जो यहाँ पर आपको दी हुई है, मतलब कि ये राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 ने ऐसा कहा है। ईयर भी याद रखना, कई बार ईयर भी पूछ लिया जाता है। ओके, 25 साल से ज़्यादा अगर आप रह रहे हैं, क्योंकि आपने फॉरेस्ट उगाया, आप 25 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, आप ऐसे नहीं निकल सकते। फिर आपका वहाँ की ज़मीन पर और जो फॉरेस्ट में उग रहा है उस पर आपका पूरा हक है। नेक्स्ट इज विच कैलेमिटी इज नॉट क्लासिफाइड करेक्टली। कौन सा सही नहीं है, मतलब आपको गलत पहचाना है। अर्थक्वेक नेचुरल है, बिल्कुल। वॉर नेचुरल है, बिल्कुल नहीं। कभी जो नेचर है, प्रकृति हमें नहीं कहती कि लड़ाई करो। ये जो कंट्रीज़ या फिर जो लोग हैं वो अपनी
आपसी रंजिश में अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, तो ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। एक्सीडेंट डेफिनेटली मैन मेड है, टेररिस्ट अटैक भी मैन मेड है, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। रघु स्टार्टेड यूजिंग अ बाइसिकल फॉर गोइंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ कार आफ्टर रीडिंग द चैप्टर व्हाट इफ इट फिनिशेज। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एक बच्चा है रघु, उसने चैप्टर पढ़ा व्हाट इफ इट फिनिशेज। आपने देखा होगा कि उसमें पेट्रोल के बारे में आपको बताया हुआ, पेट्रोलियम कैसे खत्म हो रहा है। तो वो बच्चा उसके बाद कार से जाने लगा, कार से जाता था, माफ करिएगा, कार से जाता था, बाइसिकल से जाने लगा अपने स्कूल। आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ दिस चेंज इन हिज बिहेवियर। ऐसा उसके दिमाग में क्या चेंजेस आए, बिहेवियर में क्या चेंज आया। ही इज़ वरीड अबाउट सेविंग मनी, वो पैसा बचाने के लिए चिंतित था, क्योंकि इस चैप्टर में आपको वही पढ़ाया गया है। ऐसा है क्या? He wanted to enjoy the cool breeze of the early morning, वो सुबह सुबह की ठंडी हवा का मजा लेना चाहता था। He came to know that it is how he can contribute in saving fuel and thus environment, उसे समझ में आया कि ऐसे वो पेट्रोल बचा सकता है, फ्यूल सेव कर सकता है और एनवायरमेंट को भी सेफ रख सकता है। He will be able to reach school in time, जिससे कि वो जल्दी पहुंच जाए। जल्दी तो वो शायद से कार से ही पहुंचता। सुबह सुबह की ठंडी हवा भी अच्छी है, साइकिल चलाना वैसे भी अच्छा होता है, लेकिन ये चैप्टर हमें क्या बताता है, व्हाट इफ इट फिनिशेस, कि ऑयल जो है, फ्यूल जो है, पेट्रोलियम जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बन नहीं रहा है, तो इसको आप जुडिशियसली यूज करिए। तो यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे आते हैं, टेक द करेक्ट ऑप्शन अगेन। धानुज फैमिली गेट्स वर्क ओनली फॉर 6 months इन अ विलेज। धानु की फैमिली को सिर्फ 6 महीने मिलते हैं विलेज में काम करने के लिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मे बी द रीजन फॉर दिस, इसके लिए क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण है इसका। एग्रीकल्चर इन विलेज डिपेंड ऑन रेन वाटर, एग्रीकल्चर जो है गांव में वो बारिश पर डिपेंडेंट है। सो दे वर्क ओनली ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन इट रेन्स, तो जब तक बारिश होती है तब तक वो काम करते हैं। या फिर फॉर नेक्स्ट 6 months एवरीबडी वांट टू रिलैक्स, अगले 6 महीने सब रिलैक्स करना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं है, अगले 6 महीने इनफैक्ट वो ज़्यादा काम करते हैं शुगर केन फैक्ट्री में। दे ग्रो सफिशिएंट क्रॉप इन 6 months, 6 महीने में काफ़ी वो उगा लेते हैं, इसलिए अगले 6 महीने उनको काम करने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल नहीं। वो जितना खाते हैं उतना ही कमाते हैं, कोई उनकी सेविंग्स नहीं है, तो उनको तो पूरे साल ही काम करना पड़ता है। ऑल विलेजर्स मूव आउट ऑफ द विलेज टू मीट देयर रिलेटिव्स फॉर नेक्स्ट 6 months, अगले 6 महीनों के लिए सभी अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन आपका ए सही है। यहाँ पर 6 महीने ही बारिश होती है और दशहरे के बाद वो जो है जब बारिश का सीजन चला जाता है तो वो शुगर केन फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि तब उनको जो फील्ड्स हैं वहाँ पर काम नहीं मिलता। ओके, अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनाए गए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कहीं इसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन के आंसर्स ही मिलते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि एनसीईआरटी के चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़िए, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। और चीटिंग के भरोसे तो बिल्कुल मत रहना। इस बार फाइनल का पेपर देखिए किस पैटर्न पर आने वाला है, इसलिए शायद से ये रीजनल ऑफिस ने भेजा है कि पेपर इस तरीके से बनाइए ताकि जिनको नॉलेज है वही बच्चे अटेम्प्ट कर पाए। और आधे घंटे में आप सोच लीजिए पेपर कितना बड़ा है, कितनी लैंग्वेज इसमें लिखी है, आप कितना पढ़ लेंगे और कहाँ से देख सकेंगे। पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, तब पता लगेंगे इनके आंसर्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग। क्यों गांधी जी और उनके जो टीम थे उन्होंने क्लीनिंग का जॉब शुरू किया। ही वांटेड पीपल टू चेंज देयर माइंडसेट, वो लोग चाहते थे कि लोग अपना माइंडसेट चेंज करें, जो उनका बन गया है कि ये काम एक लोगों का ही है, एक स्पेसिफिक कास्ट के जो लोग होते हैं। ही वांटेड पीपल टू रेस्पेक्ट एवरी टाइप ऑफ जॉब, वो चाहते थे कि लोग सभी टाइप की जॉब की रेस्पेक्ट करें, जो कि वो नहीं करते थे। जो लोग इस तरीके का काम करते थे उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। ही वांटेड दैट एवरीबडी मस्ट डू ऑल टाइप ऑफ जॉब्स, वो चाहते थे कि सभी टाइप के जॉब करे, अपने काम खुद करे या फिर ऑल ऑफ दिस, सभी सही है, वो ये सभी चाहते थे। लोग माइंडसेट चेंज करें कि ये उन्हीं का ही काम है, सब कामों की रिस्पेक्ट भी करें और खुद भी काम हर टाइप के करें। नेक्स्ट इज मिनी ट्राई टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग ऑन इट। मिली जो है वो फूंक मार के अपनी चाय को ठंडा कर रही है। विच स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। मिनीज टी इज हॉटर, मिनी की टी ज़्यादा गर्म है। देन एयर शी ब्लू फ्रॉम हर माउथ, उससे जो कि वो एयर अपने माउथ से फूंक मार रही है, ब्लो कर रही है। मिनी की टी कूलर है, बिल्कुल नहीं। द टेम्परेचर ऑफ द मिनीज टी इज इक्वल टू, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होता, जो वो हवा कर रही है मुंह से उसकी हवा आ रही है और टी का, तो फिर टी ठंडी नहीं होती, ये भी गलत है, नन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है ऑब्वियसली। चाय जो है वो ज़्यादा गर्म है, चाय जो है वो ज़्यादा गर्म है और जो वो फूंक मार रही है वो ठंडी है कंपैरेटिवली। ओके, आगे आते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर। विंटर्स में ताशी और उसकी फैमिली ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। दे वुड बी डूइंग सो बिकॉज, वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर हैज़ नो विंडोज, ग्राउंड फ्लोर पे विंडोज़ नहीं है, इसलिए घर जो है वो गर्म रहता है। ग्राउंड फ्लोर हैज़ मेनी विंडोज, ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारी विंडोज़ हैं और वहाँ पर सनलाइट आती है। ग्राउंड फ्लोर प्रोटेक्ट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं। ग्राउंड फ्लोर हैज़ नो विंडोज, सो इट कीप द हाउस कूल। इसका रीज़न है विंटर्स में वो नीचे आ जाते हैं। ये आई थिंक उससे लिया गया है जहाँ पर गौरव जानी वाला जो चैप्टर है वो लद्दाख में जाता है, तोशी की फैमिली से मिलता है, नीचे लकड़ी के घर है, विंडोज़ नहीं
नहीं है, इसलिए वो ऊपर रहते हैं, सारा सामान सुखाते हैं, लेकिन सर्दियों में वो नीचे आ जाते हैं क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे कोई विंडो नहीं है और वो गर्म रहता है घर उनका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन अब डिस्क्रिप्टिव पर आते हैं। पहला है आपका ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। सभी घर टूट गए हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द पिक्चर? आप क्या कर रहे हैं? हाउसेस आर ब्रोकन, हाउसेस जो है बिल्डिंग्स आर फॉलन। या फिर आप लिख सकते हैं सिंपल एक वर्ड मैं बता दूं अगर आप याद रख पाए, इसको कहते हैं डेब्रिस, इसको मलबा हम लोग कहते हैं जो क्योंकि बिल्डिंग सभी टूट गई है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन टू ऑल द बिल्डिंग्स? दे हैव फॉलन ड्यू टू अर्थक्वेक। नेक्स्ट इज हु मे बी द मैन विद द डॉग? ये आदमी जो यहाँ पर डॉग के साथ है ये कौन हो सकता है? ही माइट बी अ पुलिस मैन, जो कि शायद से वहाँ पर लोग जो हो उसके नीचे उनको सर्च कर रहा हो। What might have happened to people living in these buildings? जो लोग इन बिल्डिंग में हैं उनके साथ क्या हुआ होगा? They might have left the building, या फिर हो सकता है they might have trapped under this debris, वो उसके नीचे ट्रैप हो गए हो, फंस गए हो। What role does the dog play here? यहाँ पर ये जो डॉग है ये क्या रोल प्ले कर रहा है? ये स्निफ कर रहा है एंड स्निफिंग एंड फाइंडिंग, trying to find out people from, trying to find out people under the debris। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में आंसर इन वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस। आंसर दिस इज आइडेंटिफाई द डायरेक्शन इन विच कंट्रीज थिकेस्ट फॉरेस्ट बी फॉर समवन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर आप है तो छत्तीसगढ़ में जानते हैं आप थिकेस्ट फॉरेस्ट है, तो यानी कि किस डायरेक्शन में आपका वो स्टेट होगा। एमपी यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ आप जानते हैं इधर है, दैट मीन्स इन वेस्ट। अगला क्वेश्चन है द बाजरा सीड्स और डिफरेंस इन द वे दामजी भाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग वर डिफरेंट, राइट एनी टू। बाजरा सीड ने हमें बताया था, देखा था उसने किस तरीके से, जैसे दामजी भाई फार्मिंग करते थे और हसमुख फार्मिंग करते थे, उन दोनों में क्या डिफरेंस था? दो डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। सो दामजी भाई जो थे, दामजी भाई used to follow traditional method of farming और जो हसमुख थे ये मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग यूज करते थे। नेक्स्ट ये आप एक और इम्पॉर्टेंट ये लिख सकते हैं कि दामजी भाई यूज टू स्टोर सीड्स इन गॉड, वो नेक्स्ट उसके लिए सीड को सो करने के लिए सीड को स्टोर करके रखते थे, स्टोर सीड्स। और ये जो है हसमुख ये सीड को ही यूज टू बाय सीड्स फ्रॉम मार्केट, ये नए जो HYV सीड्स थे उनको खरीद के लाता था वहाँ से। उसके बाद ये जो बुल है उनसे अपने फील्ड को प्लॉ किया करते थे। हसमुख जो है वो ट्रैक्टर एंड ऑल, बाकी आप लिखना चाहें जो भी ट्रेडिशनल इसमें चेंजेस हैं उस वो आप लिख सकते हैं। ये मैन्योर यूज़ करते थे जो दामजी भाई थे, और उसके बाद जो हसमुख थे ये फर्टिलाइजर्स एंड ऑल यूज़ करने लगे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई दीज गेम्स इनटू टीम गेम एंड इंडिविजुअल गेम। रेसलिंग ये आपका इंडिविजुअल है, बास्केटबॉल टीम गेम है, स्विमिंग इंडिविजुअल है, क्रिकेट आपका टीम गेम है। नेक्स्ट इज ऑल्सो मेंशन एनी वन क्वालिटी विच अ प्लेयर मस्ट हैव टू पार्टिसिपेट इन अ टीम गेम। एक कोई क्वालिटी बताइए कि जो होनी चाहिए अगर आप टीम गेम खेल रहे हैं। सो द पार्टिसिपेंट द प्लेयर मस्ट हैव टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट से आपको खेलना है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में आंसर इन वन सेंटेंस। व्हाई वाज पल्स पोलियो प्रोग्राम इनिशिएटेड? पल्स पोलियो प्रोग्राम क्यों इनिशिएट किया गया था? सो टू इराडिकेट, इट वाज इनिशिएटेड टू इराडिकेट, उसको हटाने के लिए, डिजीज, टू इराडिकेट पोलियो डिजीज फ्रॉम द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 वर्ड में आंसर करना है अब आपको। ऐसे यानी कि 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। पीपल ब्लो ऑन देयर स्पेक्टिकल्स टू वाइप देम क्लीन। लोग अपने स्पेक्स पर ब्लो करते हैं उनको वाइप करने के लिए। हाउ डज द एयर फ्रॉम माउथ हेल्प क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स? आपके मुंह से जो हवा आ रही है वो किस तरीके से हेल्प करती है आपको स्पेक्टिकल्स को क्लीन करने में? तो आप जानते हैं जो एयर आप ब्लो करते हैं उसमें कुछ गैसेस तो होती है, CO2 एंड ऑल, लेकिन उसमें वाटर वेपर्स भी होती है। एयर फ्रॉम आवर माउथ इज वेट एंड हैज वाटर वेपर्स या फिर टाइनी ड्रॉप्स भी वाटर वेपर्स। और वाटर वेपर जब भी किसी
कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा हेजीनेस दिखाई देती है, जिससे उसके बाद आप उसको साफ कर सकते हैं. दैट इज वाई. एंड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स हेल्प्स इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स. ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज व्हाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर द टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के टाइम पे किसी को भी अंडर द टेबल क्यों चले जाना चाहिए, या फिर कोई भी जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको अपने सर पर क्यों रख लेना चाहिए. सो द रीजन इज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक बिल्डिंग्स कैन कोलैप्स. बिल्डिंग्स टूट सकती है, कुछ भी आपका बिल्डिंग्स कैन कोलैप्स एंड कैन फॉल ऑन पीपल. लोगों पे गिर सकती है. दैट इज वाई टू मिनिमाइज द इंजरी इट इज बेटर टू गो अंडर द टेबल. और इसका मैं रीजन भी आपको बता चुकी हूँ. मिनिमाइज द इंजरी वी शुड गो अंडर द टेबल, कि आपको अपने हेड को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है अंडर द टेबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके लास्ट क्वेश्चन था सेट 1 का. सेट 2 पर आते हैं अभी. ओके, पहले कुछ MCQ. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. दिस सीन इज ऑफ. ये जो सीन आपको दिया हुआ है ये किस चीज़ का है. विलेज पीपल फाइटिंग विद स्टिक्स. लोग स्टिक्स से फाइट कर रहे हैं. विलेज पीपल वर्किंग इन फील्ड. विलेज पीपल डांसिंग एंड एंजॉइंग ड्यूरिंग अ फेस्टिवल, या फिर नन ऑफ द अबव. तो ये वो सीन है. आई थिंक ये कुडुक वाला है आपका, जो मेघालय में डांस होता है. लोग डांस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस फेस्टिवल को. आगे आते हैं. सम पीपल आर प्लेइंग. कुछ लोग क्या प्ले कर रहे हैं. ढोल्स, फ्लूट, तबला या फिर बीन. तो यहाँ पर कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे ढोल बजाते हुए. तो यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा. आगे आते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में. पहला क्वेश्चन है मनाली इज मनाली क्या है. हिली एरिया है, प्लेन एरिया है, प्लेटू है, या फिर कोस्टल एरिया है. तो ये हिली एरिया है. आइडेंटिफाई द स्टेट. आइडेंटिफाई द स्टेट दैट वन वुड नॉट क्रॉस, दैट यू वुड नॉट क्रॉस वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर. मुंबई से कश्मीर अगर आप जा रहे हैं, जैसे गौरव जानी जा रहे थे, तो आप किस स्टेट को क्रॉस नहीं करेंगे. आपके ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर पंजाब. तो उड़ीसा आप जानते हैं हमारा वेस्टर्न स्टेट है, तो वो बीच में नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है. रागनी क्लासिफाइड अ फ्यू सीड एज सीरियल पल्सेस विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. उसने कुछ सीरियल्स और कुछ पल्सेस यहाँ पर लिखे हैं, कुछ ग्रेन्स आपके और कुछ आपके दालें. राइस एक सीरियल है, व्हीट एक सीरियल है, मेज पल्स है, मूंग पल्स है. तो मेज मक्का जो है ये आपका एक ग्रेन ही होता है जिससे आप चपाती बना सकते हैं, यानी कि ये पल्स नहीं है, कोई दाल नहीं है. तो ये इनकरेक्टली मैच्ड है. ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज सोनम क्लासिफाइड द फॉलोइंग एज नेचुरल कलेक्टिव वेल्थ या फिर मैनमेड इंडिविजुअल वेल्थ एज अंडर. ग्राउंड वाटर नेचुरल कलेक्टेड वेल्थ है, बिल्कुल नेचुरली कलेक्ट होता है, कोई बनाता नहीं है. बंगलो मैनमेड इंडिविजुअल वेल्थ है, ऑफकोर्स नेचर ने नहीं बना के दिया किसी को बंगलो, ह्यूमन बीइंग ने खुद अपने मेहनत से लोग बनाते हैं. फॉसिल फ्यूल नेचुरल कलेक्टिव वेल्थ है, करेक्ट है. फिश इन रिवर्स एंड सी नेचुरल कलेक्टिव वेल्थ है. फिश इन सी रिवर्स एंड सी ये भी सही है, नेचुरल कलेक्टिव है, ये भी नेचुरली कलेक्ट होती है. अच्छा ओके, क्वेश्चन नीचे है. अकॉर्डिंग टू यू इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है. सिर्फ पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, या फिर ऑल 1 2 3 4. तो सभी करेक्ट है जो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं. आगे आते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में. टेक द करेक्ट ऑप्शन. सूर्यमणि सेज, सूर्यमणि कहती है इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर, अगर फॉरेस्ट ना होते वी टू विल नॉट रिमेन, तो हम भी नहीं रहेंगे. व्हाई डू यू थिंक शी से सो. उसने ऐसा क्यों कहा होगा. दे गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम फॉर देयर सर्वाइवल फ्रॉम प्लांट. उनको अपनी सर्वाइवल की ज़्यादातर चीज़ें प्लांट से मिलती थी, ये भी सही है. फॉरेस्ट मेक देयर एनवायरमेंट ब्यूटीफुल, ये भी सही है. दे लिव इन ट्री हाउसेस, नहीं ये तो नहीं है. नन ऑफ द अबव, तो उसने ऐसा कहा कि ये नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे. अब ब्यूटीफुल लगते हैं सिर्फ पेड़, इसकी वजह से हम नहीं रहेंगे, ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है. ऑप्शन आपका ए सही है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए, खाने के लिए, फूड जलाने के लिए जो लकड़ी वुड वो लेके आते थे कलेक्ट करके, वो सब चीज़ें उनको पेड़ों से मिल जाती थी. तो इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, इसलिए शायद सूर्यमणि ने ऐसा कहा होगा. नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस जो कि एक जैसे दिखते हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. बोथ ऑफ देम मस्ट बी गर्ल्स, दोनों लड़कियां ही होती है. बोथ ऑफ देम मस्ट बी बॉयज, दोनों बॉयज ही होने चाहिए. बोथ ऑफ देम मस्ट बी ऑफ सेम सेक्स, सेम जेंडर होना चाहिए. बोथ बॉयज या फिर बोथ गर्ल्स. और वन चाइल्ड मे बी अ बॉय एंड द अदर मे बी अ गर्ल. इसमें ध्यान रखना, अगर दोनों आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो या तो वो बॉयज होंगे या फिर वो गर्ल होंगे, दोनों सेम जेंडर के होंगे, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है. ध्यान रखना, अगर ट्विंस दोनों हो सकते हैं, दो बच्चे हैं, वन मे बी अ बॉय एंड द अदर मे बी अ गर्ल,
ट्विंस हो सकते हैं लेकिन फिर वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। अगर दो आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले हैं, तो या तो दोनों बॉयज होंगे या फिर दोनों गर्ल्स होंगे। आई थिंक एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, ये शायद मैंने भी आपको नहीं कराया, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइडेंटिकल ट्विंस में एक बॉय हो और एक गर्ल हो ऐसा नहीं होगा। ऑल्दो एक बॉय एक गर्ल सिर्फ ट्विंस हो सकते हैं। अगर वो आइडेंटिकल है तो या तो फिर दोनों बॉय होंगे, बोथ ऑफ देम विल बी बॉयज, या फिर दोनों गर्ल्स होंगी। ओके, ये देखिए डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में दिया हुआ है। देखते हैं ये कि आप कितना डिस्कवर करते हैं चीज़ों को पढ़ने के बाद। वी ब्लो ऑन आर हैंड्स इन विंटर। आप विंटर में अपने हाथों पर ब्लो क्यों करते हैं? तो बहुत आसान है, क्योंकि आपके मुंह से जो हवा निकलती है दैट इज हॉटर देन द एयर अराउंड अस, दैट इज वाई हमारे हाथ जो है वो वार्म हो जाते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। द गेस्ट्स एट गांधी जीज आश्रम हैड टू डू क्लीनिंग वर्क देमसेल्व्स बिकॉज, जो वहाँ पर लोग थे गांधी जी के आश्रम में, उनको खुद काम करना पड़ता था क्लीनिंग का। क्यों? क्योंकि गांधी जी फोर्स देम टू डू सो। नो, द गेस्ट रिफ्यूज टू पे टू क्लीनिंग स्टाफ एंड ऑप्टेड फॉर दिस। उन्होंने मना कर दिया था कि हम क्लीनिंग स्टाफ को पे नहीं करेंगे, इसलिए हम खुद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। दे फॉलोड गांधी जी एंड हैड रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क। यस, सी करेक्ट है। इसमें सभी वर्क की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता। ये मैं आपको डिग्निटी ऑफ लेबर में भी करा चुकी हूँ, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर पर आते हैं। ऑब्जर्व करिए इस पिक्चर को और आंसर करिए क्वेश्चन के। ये लास्ट ईयर भी आ चुका है, अगर मैं जहाँ पे मैंने आपको पेपर दिखाया, अगर आपको याद हो। फिर से ये क्वेश्चन आया है। इन द ईयर 1976 में आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूज इलेक्ट्रिसिटी एज फ्यूल। कितने घर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्यूल एज फ्यूल यूज करते थे? सिर्फ 1 हाउस है। 1976 में पूछा हुआ है, ईयर का भी ध्यान रखना। 2 अलग अलग सालों के ग्राफ है ये। विच वॉज द फ्यूल यूज द लीस्ट इन 1996 में कौन सा फ्यूल सबसे कम यूज हुआ है? मतलब यहाँ पर पूछ रहे हैं तो कोल सबसे कम हुआ है, क्योंकि सिर्फ 2% लोग ही उसको यूज करते हैं। विच यूज ऑफ विच 2 फ्यूल्स डिक्लाइन फ्रॉम 1976 टू 1996। कौन से 2 फ्यूल ऐसे हैं जिनका यूज डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है यहाँ से यहाँ पर? तो एक तो उपले एंड वुड, क्योंकि 84 थे, 75 रह गया, और दूसरा है कोल, क्योंकि 5 थे और 2 ही रह गए हैं लोग। तो ये आप यहाँ पर लिख देना, उपले एंड वुड प्लस कोल। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस यूज कोल एज फ्यूल इज 1996 में कोयला कितने % लोग यूज करते हैं? 2%, क्योंकि आउट ऑफ 100 ही आपको दिया हुआ है यहाँ पर। यूज ऑफ विच फ्यूल इंक्रीज्ड बाय 5 टाइम्स ओवर द 20 ईयर्स। 20 सालों में कौन सा ऐसा फ्यूल है जो कि 5 गुना उसका यूज बढ़ गया है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पहले एक ही घर यूज करता था, 5 यानी कि 5 टाइम्स लोग जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। आगे आते हैं, आंसर इन 1 वर्ड, नेम द कोल्ड डेजर्ट। इंडिया का कोल्ड डेजर्ट लेह, लद्दाख, लेह। नेक्स्ट इज सजेस्ट 2 वेज टू सेव ऑयल। यहाँ पर आपको 21 में आंसर्स देने हैं। 2 चीज़ें बताइए जैसे आप ऑयल को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले कारपूलिंग, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो शेयरिंग कर लीजिए जिस भी व्हीकल से जा रहे हैं। दूसरा होगा यूज बाइसिकल टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस। जैसे कि हमने देखा भी इससे पिछले वाले में, जो एक बच्चा था वो पहले कार से अपने स्कूल जाता था, लेकिन उसके बाद वो साइकिल यूज करने लगा जब उसने चैप्टर पढ़ा, तो शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग फॉर वन सेल्फ एंड प्लेइंग फॉर द टीम। अपने लिए खेलने में और अपनी टीम के लिए खेलने में क्या डिफरेंस है? व्हेन अ प्लेयर प्लेज फॉर हिमसेल्फ ही ट्राइज टू प्रूव हिमसेल्फ एक्सीलेंट देन अदर। जब आप अपने लिए खेलते हैं तो आप दूसरों से अपने आप को एक्सीलेंट दिखाते हैं, प्रूविंग देमसेल्व्स या फिर हिमसेल्फ, हर सेल्फ जो भी खेल रहा है, हिमसेल्फ एक्सीलेंट या फिर बेटर दैन अदर्स। लेकिन जब आप टीम में खेलते हैं तो आप पूरी एज अ टीम, आप टीम स्पिरिट से खेलते हैं। आप चाहते हैं कि पूरी टीम आपकी विन करे, ये नहीं कि सिर्फ आप शाइन करें भले ही टीम लूज हो जाए। बट व्हेन वी प्ले इन अ टीम वी प्ले विद टीम स्पिरिट। आप एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, भले ही जो सपोज करें आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो गोल भले ही आपका पार्टनर मार रहा है, आप उसको हेल्प कर रहे हैं, तो तब वो टीम स्पिरिट होती है। लेकिन आप सोचें कि मैं ही दिखूं सबसे अलग, मैं ही सारे गोल करूं, आप पास भी नहीं देते हैं, तो फिर यानी कि आप इंडिविजुअली खेल रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसको आप जैसे भी लिखना चाहे, ये मैं 3-4 डिफरेंसेस और भी बता चुकी हूँ आपको वर्कशीट में। नेक्स्ट इज वाई शुड वी सेव फॉरेस्ट। 1 सेंटेंस में आंसर देना है कि हमें फॉरेस्ट को सेव क्यों करना चाहिए। वी शुड सेव फॉरेस्ट बिकॉज लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फॉरेस्ट। क्यों? पेड़ों से आप वैसे भी जानते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और फॉरेस्ट से मेनली आपको ऑक्सीजन मिलती है, जो कि जिसमें जब आप ब्रीद इन करते हैं उसमें हेल्प होती है, जो जितने भी एनिमल्स हैं रेस्पिरेशन में इनहेल करते हैं उसको। और बाकी वुड मिलती है आपको, आप इसके बारे में तो जितना चाहे वो लिख सकते हैं। मेडिसिन्स मिलती है बहुत सारी, उसके बाद
फूड, फ्रूट, फ्लावर्स एंड ऑल। नेक्स्ट इज 20 वर्ड्स में आंसर देना है। वाई डू पीपल लिव टुगेदर इन नेबरहुड? लोग आसपास साथ में क्यों रहते हैं? सो दैट दे कैन हेल्प ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। हेल्प ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, कोई मुश्किल आए तो हेल्प कर सके लोग आपके, नहीं तो अकेले जाके आप जंगलों में भी बस सकते थे, अपने खेतों में भी रह सकते थे। कैन शेयर हैप्पीनेस एंड सोरो विद ईच अदर, एक कोई भी खुशी का मौका है, कोई फेस्टिवल है या फिर कोई ऐसा माहौल है, किसी को कोई परेशानी है, तो उसमें आप एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। यही रीज़न है कि लोग जो है वो नेबरहुड में रहते हैं और इसलिए ह्यूमन बींग को एक सोशल एनिमल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज वाई इज इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली एट हायर ऑल्टीट्यूड प्लेसेस? जैसे जैसे आप माउंटेन पर भी चढ़ते हैं, जितने ऊपर आप जाते रहेंगे उतना ही आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी। तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड पर जो एयर है वो थिन हो जाती है, एयर बिकेम थिनर, एंड उसमें ऑक्सीजन लेवल जो है दैट ऑल्सो डिक्रीजेज एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज, वो भी कम हो जाता है। दैट इज़ वाई जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। चलिए, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके सारे क्वेश्चंस जो कि इस बार के सैम्पल पेपर में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।